हेलो, नमस्कार। मैं सुमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए जो बुक आई है केवीसी नैनो पब्लिकेशन की, होप कि आपके पास ये होगी। इसके जो भी यहाँ पे 8 टॉपिक जो यहाँ पे दे गए हुए हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, कोडिफिकेशन, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड कंप्यूटर, तो वो जो है हम आने वाले टाइम में जो है इसकी एक ब्रीफ कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है, तो मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर ये क्या क्या है इनके बारे में पहले जानेंगे। तो मीन सिंपल हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एक ऐसा टर्म है जिसमें हम लेबर रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन, इन सब के थ्रू भी हम इसको जानते हैं। ये सब इवॉल्व ये की हुआ, मतलब इसकी उत्पत्ति एक तरह से इस तरह की हुई जब ये एम्प्लॉयमेंट अगर जब होता है, सिंपल सी बात हम पहले अगर समझ लेते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए जो है वह एम्प्लॉयर एक, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो काम कर रहा, ठीक है, उसने अपनी कैपिटल लगाई, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब इनके जो गुड्स होंगे या कुछ भी जो इनके सर्विसेज है उनको प्रोडक्शन के लिए जो है बेसिकली जो भी मैन पावर है, बेसिकली जो वर्किंग मैन है, वो हो गया हमारे एम्प्लॉय। ठीक है, और ये जो इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, जिन्होंने कैपिटल अपनी लगाई है, एक तरह से ये होगा यहाँ पे एम्प्लॉयर। क्लियर है? तो उसी के बारे में मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशन यूज टू एक्सप्रेस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ओके। हम यहाँ पे मेनली जो मेजर की पॉइंट है हम उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। मेडिएवल सोसाइटी में जब हम बात करते हैं, मेडिएवल सोसाइटी में जब रिलेशन थी तो वो क्या थे, डायरेक्ट एंड पर्सनल होते थे। मीन्स बेसिकली हम बोल सकते हैं जो भी हमारा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन था उसका स्ट्रक्चर छोटा होता था। मीन्स वहाँ पे काम करने वाले जो होते थे उनकी नंबर स्मॉल होती थी, तो इसलिए जो था वो वहाँ पे जो भी रिलेशन थे उनका डायरेक्ट और पर्सनल थे। मीन्स ये सिंपल था, उस तरह से लोगों के बीच में कोऑपरेशन करना जो है, मीन्स वर्कर के बीच में कोऑपरेशन ईजी था। बट जब फैक्ट्री सिस्टम आई तब ये जो है वो चेंज होने लगे। मेनली जब 18th सेंचुरी में जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के स्टार्ट हुई तो उसके बाद से क्या होगा, ह्यूज अमाउंट जब इन्वेस्टमेंट होने लगी तो लार्ज स्केल पे जो है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी। ठीक है, तो उनमें जो है बेसिकली कैपिटल भी ज़्यादा लगे, टेक्नोलॉजी की यूज होने लगी, तो इसके वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा। तो कंपनी की वजह से यहाँ पे जो है बेसिकली ऑनरशिप और मैनेजमेंट जब दो पार्ट हो गए इनके बीच यहाँ पे सेपरेशन होने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्कर्स थे, जो काम करने वाले थे, वो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स जैसे इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को उन्होंने फेस किया। ठीक है, अब लेबर डिक्शनरी में देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है बेसिकली एक रिलेशन है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, डेली ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। मीन्स जो हमें सपोज करते हैं जो हमें काम दे रहा है, मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एम्प्लॉयर हो गए और जो काम करने वाले हैं वो एम्प्लॉय हो गए। तो उन दोनों के बीच में एक तरह से मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयर मीन्स 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 एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन है के बीच जो रिलेशनशिप है उनके वाले में है। ठीक है, ILO के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इसको समझना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी एक स्टेट हो गया, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, और रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्फ। मीन्स जो भी वहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं, जो भी वहाँ पे काम करने वाले हैं, उन सभी के बीच में एक तरह से यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे, इसमें 3 फैक्टर हो गए। एक तो हमारे हो गए जैसे स्टेट आ गई, ये थर्ड है। फर्स्ट में हमारा आता है एम्प्लॉयर, सेकंड में हो गया फिर एम्प्लॉय। ठीक है, तो पहले जो
स्टार्टिंग में जो था ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में ही, जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर छोटा था तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होते थे। अब जब उन इंडस्ट्रियल रिलेशन के बाद जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने लगी, मीन्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया कि इनके बीच डिस्प्यूट्स भी ज़्यादा होने लगे। मीन्स सिंपल सी बात है, इनकी जो रिलेशन थे जो पहले सिंपल थे वो अब कम्प्लेक्स होने लगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में, जानते हैं डिफरेंस क्या है। तो ह्यूमन रिलेशन जो होता है बेसिकली एक पर्सनल है, ठीक है, सिंपल सी बात में अगर ये बोले। और इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है वह एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में एक इंडस्ट्री में जो रिलेशनशिप है वो है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन जो होता है वो पर्सनल कैरेक्टर में हमने अभी देखा ही है बेसिकली। और यहाँ पे जो बिहेवियर ऑफ वर्कर पे जो है बेसिकली ये रिलेटेड होते हैं, मीन्स जहाँ पे उनके मोरल और सोशल जो एलिमेंट है वो प्रिडोमिनेट कर जाते हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होते हैं बेसिकली वो 3 लेवल पे डील करता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे, इंडस्ट्री लेवल पे, और फिर नेशनल लेवल पे। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो होता है वो पर्सनल फिलोसफी को होता है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है वो कवर करता है एक कलेक्टिव बार्गेनिंग, मीन्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो भी अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो बातचीत करके हम उस समस्या का समाधान करते हैं। सो अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, उसके बारे में जानते हैं। मीन्स उसमें पार्टिसिपेंट कौन से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली जो है 3 मेजर पार्टिसिपेंट हो गए, कौन से, जो मैनेजमेंट कर रहा, गवर्नमेंट हो गई, और वर्कर्स, और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन डेट इज ट्रेड यूनियन। मीन्स अब ट्रेड यूनियंस क्या होता है बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी वर्कर्स होते हैं एक तरह से उनका एक, वो अपने आप में एक उनकी यूनियन होती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन। अभी इतना समझते हैं, बाकी इनके काम कैसे हम आगे देखेंगे। तो वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन जो हो गए वही। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होते हैं बेसिकली वो फोकस करते हैं इम्प्लॉई और उनके कल्चर और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल और नॉन जो टेक्निकल स्किल है, मीन्स ये सभी जो है उनके इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो गुड करने में, मीन्स बेटर बनाने में उनकी सभी हेल्प करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा अच्छे से है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी है, टेक्निकल नॉलेज है उसके पास, तो वो जो होगी उसकी वहाँ पे रिलेशनशिप जो उनके साथ होगा वो बेटर होगा। मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं। मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो होते हैं बेसिकली मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, पार्टिकुलरली कभी कभी जो होता है मैनेजर थ्रू स्किल ऑफ ईच ग्रुप मैनेज टू ब्रिंग, मीन्स यहाँ पे सिंपली समझ लेते हैं मैनेजर एंड उनके ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्रोडक्टिविटी ज़्यादा लाने के लिए कभी कभी जो होते हैं उनको अपने वर्कर्स के साथ जो है बेसिकली रिलेशन बेटर रखने के लिए होता है, जिससे वर्कर उनके हैप्पी रह सके। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो थर्ड हमने पढ़ा यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो होता है वो बेसिकली क्या करते हैं। तो बेसिकली रोल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द चॉइसेज मेड बाय द एम्प्लॉयर वर्कर्स एंड स्पेशली बाय इट्स एक्शन। मीन सिंपल बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं दोनों के बीच में आके कुछ डिस्प्यूट होती है, तो वो अगर यहाँ पे वो उसका रिजोल्यूशन नहीं हो पाता है, तब जो उस कंडीशन में गवर्नमेंट यहाँ पे, या फिर कभी कभी ऐसे होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अफेक्ट होते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल 3 पार्टिसिपेंट में होते हैं। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमने देखा कि इम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट है। ठीक है, अब इम्प्लॉइज सभी का एक अपना एक यूनियन होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इम्प्लॉई के लिए हो गए ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर्स के लिए हो गए एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, और गवर्नमेंट की जो बेसिकली जो हो गए वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल हो गए। मीन्स बेसिकली क्या करते हैं, उनके भी जो डिस्प्यूट होते हैं ये रिजॉल्व करते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के प्राइमरी गोल क्या है बेसिकली उसके बारे में। इनका सिंपल सा जो है हम देखते हैं कि प्राइमरी गोल है जैसे कि फैसिलिटेट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मीन्स जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उससे क्या हो कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, और वहाँ साथ ही वहाँ पे काम करने वाले जो भी वर्कर्स है उनके बीच एक सोशल हार्मोनी मेंटेन रहे। ठीक है, सेफ गार्ड, अच्छा, राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट इन लिस्टिंग दियर कोऑपरेशन। मीन्स इस तरह से वो काम करे कि इनमें जो लेबर्स हैं और जो मैनेजमेंट है दोनों का एक तरह से क्या हो सके, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो उनका बना रहे। ठीक है, अचीव अ साउंड हारमोनियस एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। मीन्स मैनेजमेंट के साथ जो है उनका बेहतर एक रिलेशनशिप हो। एवॉइड अनहेल्दी एटमोसफियर, कुछ भी ऐसा जो इंडस्ट्री रिलेशन
के फेवर में नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे वर्क स्टॉपेज, गो स्लो, घेराव, स्ट्राइक, लॉकआउट, ये सब हम आगे देखेंगे सभी टर्म के बारे में। एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को मेंटेन रखें, ठीक है। फाइनली ये जो होता है एक तरह से जो टर्म है यहाँ पे इनका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। मीन्स जब बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगी तो यहाँ पे कॉरपोरेट पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बीच में जो है एक तरह से यूनिटी होनी जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। तो जैसे सिंपल ही समझते हैं, जैसे जब ब्रिटिश थे यहाँ पे तो उस टाइम क्या करते थे, वो मजदूरों से काम ज़्यादा करवा लेते थे और उसके बदले में वेज भी उनको कम देते थे, और एक्स्ट्रा काम के लिए भी जो है वो एक्स्ट्रा वेज नहीं दिया करते थे। तो धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उन जब कुछ कुछ जो है बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी ऐसे, मीन्स जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि कुछ एक्ट्स लाया गया जैसे इंटरेस्ट जो है, मीन्स लेबर के जो इंटरेस्ट है, मीन्स एक तरह से उनको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। जो भी काम करने वाले हैं एम्प्लॉय, उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे बचाया जा सके। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये सब को हम एक एक अलग अलग एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, और इस तरह के बहुत सारे हैं रेगुलेशन में। ये प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन के लिए, मीन्स उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, मीन्स इस तरह से उनका किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, उसके लिए है मेनली ये। अब रेगुलेटरी लेजिस्लेशन में हो गया क्या, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, आईडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे सभी का। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, सोशल सिक्योरिटी उनको मेंटेन, जैसे हम सपोज करते हैं जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किए 15 साल 20 साल, फिर जब अब वो काम करने लायक नहीं है तो फिर वो बाहर जब निकल गए, नहीं काम कर रहे हैं, तो फिर उस तरह से क्या हुआ, एक तरह से जब बुढ़ापे में वो सोशली जो है वो इनसिक्योर हो गए, तो उनके कुछ राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए जो है ये लाया गया, मीन्स इम्प्लाइज कंपनसेशन एक्ट। अच्छा, कुछ ऐसे भी हो गए जैसे सपोज किसी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन बंद है, और फिर या फिर वो ओवर टाइम अगर कर रहे हैं तो उनको जो वेज है वो अप्रोप्रिएट वो मिलनी चाहिए, ये सभी के लिए भी हो गए। इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, मटर्निटी बेनिफिट एक्ट एंड पेमेंट ऑफ 1972। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान जो बेसिकली बना था, कब से कब तक था, 1951 से 56 तक। तो इसमें जो याद होगा जो मेनली हमारा एग्रीकल्चर के लिए था, और सेकेंड जो बना था 56 से 61 तक, वहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया था, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में अभी बेसिकली क्या हुआ कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 29 आई थिंक पहले जो लॉ थे कम बहुत ही कम्प्लेक्स लॉ थे, उन सबको अमेंड करके 4 लॉ जो है वो पास किए गए। अब ये कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ठीक है। इन सभी के बारे में हम कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एंड पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 2019, ठीक है। इन कोड्स का एम क्या है, ये कोड क्यों लाए गए, तो इनका एम है कि कॉन्सोलिडेट एंड सिंप्लीफाई द कंट्रीज करेंट एंड ओवरलैपिंग लेबर लॉ। जो पहले जो 29 वही बताया कि जो बहुत ही कम्प्लेक्स लॉ थे उनको 4 लॉ से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, अब ये कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे हमने बताया कि ब्रिटिश रूलर्स जो थे बेसिकली थ्रू रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड दियर एम्प्लॉयमेंट मेनली एम एट वर्किंग लेबर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, जो लो है जितना कम से कम हो सकता था उतना वो वेज दिया करते थे। इसके अलावे जो हो गए वो ओवर टाइम के भी जो है मैंने बताया कि उन्होंने वेज नहीं देते थे, इस धीरे धीरे जो है वर्किंग कंडीशन जो है वो चेंज हुई। फिर तो 1918 के बाद, मीन्स जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसके टाइम, जब सबसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की स्टार्ट की गई 1919 में बनाया गया, ठीक है। इसका एम क्या था, तो ऑब्जेक्टिव जब ILO आर टू रिमूव इनजस्टिस एंड हार्ड्स फेस्ड बाय द वर्कर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड,
मीन्स जो भी वर्कर के साथ जो भी इनजस्टिस होती है या कुछ भी जो उनके साथ हार्डशिप जो होती है उन सबको रिमूव करना पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उसके साथ ही बेसिकली बिसाइड्स इम्प्रूविंग, इसके अलावे क्या है कि उनके लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस, मीन्स उन और सोशल जस्टिस भी मेंटेन किया जा सके, बनाए रखे, और उनके बीच जो है वो पीस मेंटेन रहे। हम्म अब जैसे देखते हैं 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह एम्फेसाइज के जोड़ दिया कि देयर शुड बी नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, कि यहाँ पे कोई भी जो वर्कर्स है उनके एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण नहीं हो, कोई भी जो वीकर सेक्शन की सोसाइटी से हो। देयर शुड बी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमॉन्ग द पीपल, मीन्स पीपल के बीच जो है नेशनल इनकम को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ अडॉप्ट किया गया तब ये बनाया गया। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी, और जो भी नीडी है, जो डिस्ट्रेस्ड वर्कर है, एम्प्लॉय है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी जैसे कुछ पेंशन या सब मंथली या फिर ईयरली ऐसे कुछ अरेंज किया जाए। शुड बी प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल हारमोनी, मीन्स इंडस्ट्री में जो है वो एक तरह से हारमोनी मेंटेन रखा जाए। ठीक है, मीन्स एक तरह से डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे बनाए रखा जाए। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो बनाया गया है वो हमारा एक तरह से क्या है, एक वेलफेयर स्टेट जो है वो इंडिया को बनाता है। इवन या इन्फोर्सिबल नहीं है, बट इसका एम वही है। बाकी अभी पढ़ेंगे हम, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम समझते हैं। अब जो अप्रोचेज है इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्टडी करने में, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। टोटल 5 अप्रोच है। ठीक है, सबसे पहले है साइकोलॉजिकल अप्रोच। जैसे नाम से ही है, साइकोलॉजिकल अप्रोच में बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट जब भी लेबर एंड मैनेजमेंट के बीच में होता है तो एक तरह से लेबर और मैनेजमेंट दोनों जो है वो एक दूसरे के बारे में निगेटिव परसेप्शन पहले ही बना लेते हैं। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो है फर्दर बढ़ा दिया जाता है वेरियस फैक्टर्स, जैसे इनकम, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, कम्युनिकेशन, वैल्यू, बिलीफ, कस्टम, गोल, पर्सन ग्रुप्स, प्रेस्टीज, पावर, स्टेटस, इन सभी के थ्रू जो है बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, इनके भी जो निगेटिव परसेप्शन है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल पीस इज मेनली रिजल्ट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड एंड परसेप्शन ऑफ टू पार्टी, दोनों पार्टी के बीच में जो है एक प्रॉपर एटीट्यूड, मीन्स ऐसे जो है निगेटिव परसेप्शन ऐसे कुछ नहीं बने। सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, जैसे नाम ही है, इंडस्ट्रियल सोशोलॉजिस्ट जो थे जी मर्गेराइसन holds the view that core of industrial relation is the nature core of industrial relation is the nature and development of conflict itself, मीन्स जैसे कन्फ्लिक्ट अगर खुद से होती है तो एक तरह से वो उसके नेचर डेवलपमेंट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, मर्जेरिसन आर्ग्यू दैट कॉन्फ्लिक्ट इज द बेसिक कंसेप्ट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इन्होंने बताया कि कन्फ्लिक्ट जो है वो सबसे बेसिक कंसेप्ट है जो हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन को समझने में, स्टडी करने में हेल्प करती है। ठीक है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, सोशोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग, दे आर टू मेजर कंसेप्चुअल लेवल होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में। एक जो होता है वो इंट्रा प्लांट होता है लेवल, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो आउटसाइड द फॉर्म होता है। इंट्रा प्लांट में बेसिकली हो गया सिचुएशनल फैक्टर्स लाइक जॉब कंटेंट, वर्क टास्क, टेक्नोलॉजी, इंटरेक्शन, ये सभी जो बेसिकली प्रोड्यूस 3 टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सभी मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव, स्ट्रक्चरल एंड ह्यूमन रिलेशन। रिच कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं इनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं कैसे, कलेक्टिव बार्गेनिंग, मीन्स बातचीत करके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द सोशियो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम अगर जब अपनाया गया है तो उसके थ्रू, मैनेजमेंट एनालिसिस अगर किया जाए तो उसके थ्रू भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब दूसरा ये तो हमारे क्या हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर की एक प्रॉब्लम है। सो अब बाहर से जैसे क्या प्रॉब्लम होते हैं, जैसे आउटसाइड द फर्म जो प्रॉब्लम होते हैं वो बेसिकली conflict with resolved at the intra-organizational level. However, this approach rejects special emphasis given to determination system and export model. मीन सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम आउटसाइड द फॉर्म मेनली कंसर्न जो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो गए, यहाँ भी जो बेसिकली मैनेजमेंट के बीच जो है ज़्यादा अगर है तो उनके बीच भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे की जो है प्रॉब्लम है उनको हम बातचीत करके ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कलेक्टिव बार्गेनिंग है।
अब नेक्स्ट है हमारा गांधीयन अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। जैसे गांधी जी के बारे में ही हम सभी जानते ही हैं। तो ये इनका क्या है, गांधी जी कैन बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लेबर लीडर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, गांधी जी को जो है मॉडर्न इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर के रूप में हम कह सकते हैं। वो जानते हैं कैसे, इनका जो अप्रोच था टू लेबर प्रॉब्लम्स वाज कम्प्लीटली न्यू एंड रिफ्रेशिंग। अभी तक ने जो हमने पढ़ा उससे टोटली ये डिफरेंट इनका अप्रोच था इसके बारे में। ही हैड डिफिनिट व्यू रिगार्डिंग द फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ वेज, मीन्स इनका जो एक व्यू था, एक फिक्स था कि वेग कितना किया जाए, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो नेसेसिटी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, इन सभी के बारे में हम कैसे जो है स्ट्राइक्स का यूज और अब्यूज कर सकते हैं, लेबर इंडिसिप्लिन होती है, इन सभी के बारे में। जैसे सबसे पहले अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है वो यूनिक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, जैसे गांधी जी का। ठीक है, वो हमने जाना। गांधी जी हैड इमेंस फेथ इन गुडनेस ऑफ मैन एंड बिलीव दैट मैनी ऑफ इविल्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड हैव बीन ब्राउट बाय रॉन्ग सिस्टम नॉट बाय रॉन्ग इंडिविजुअल। इन्होंने सिंपल ये बताया कि इनका जो गुडनेस में, जो अच्छाई में इनका विश्वास था। ठीक है, इन्होंने बिलीव किया कि बहुत सारे जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो इविल है, जो बुराइयां है, वह रॉन्ग सिस्टम की वजह से होती है, ना कि कोई रॉन्ग पर्सन है उसकी वजह से होती है। ठीक है, गांधी जी कुछ सर्टेन कंडीशन उन्होंने रखे सक्सेसफुल स्ट्राइक के। जैसे उन्होंने पहला बताया कि कॉज द स्ट्राइक मस्ट बी जस्ट एंड देयर शुड बी नो स्ट्राइक विदाउट ए ग्रीवेंस। मीन्स इन्होंने बताया कि जो स्ट्राइक का जो कॉज है, मतलब वो एक जस्ट होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी जो स्ट्राइक जो है वो बिना ग्रीवेंस के नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन जब शिकायत ऐसे है तभी। देयर शुड बी नो वायलेंस, जब भी हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसमें कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसे होते हैं जैसे कुछ लोग स्ट्राइक करते हैं, कुछ लोग स्ट्राइक नहीं करते हैं। तब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं उनको हम किसी तरह से जो है परेशान करें। मीन्स नो स्ट्राइकर और बैकलेग्स शुड नेवर बी मोलेस्टेड। ठीक है, ही वॉज नॉट अगेंस्ट स्ट्राइक, वो स्ट्राइक के अगेंस्ट नहीं थे, बट द प्लीडेड दैट दे शुड बी द लास्ट वीपन इन द आर्मरी ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क। बट उन्होंने बताया कि यह जो है हमारा सबसे आखिरी हथियार होना चाहिए। ठीक है, इनका कंसेप्ट जो था वो ट्रस्टीशिप का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इन रिलेशन के टर्म में। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने क्या बताया कि एम्प्लॉयर शुड नॉट रिगार्ड देमसेल्फ सोल ऑनर ऑफ द मिल्स एंड, मीन्स जो एम्प्लॉयर्स हैं वो खुद को जो है यहाँ पे ये नहीं समझना चाहिए कि हम पूरे मिल्स के जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके हम ऑनर है, एंड फैक्ट्रीज में भी लीगल ऑनर हो सकता है, वो उसके लीगल ऑनर हो। बट ये जो है बेसिकली रिगार्ड देमसेल्फ ओनली एज ए ट्रस्टीज और को ऑनर्स के रूप में उन्हें खुद को जो है वह स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बताया बेसिकली जो भी यहाँ पे जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, वो जो है बेसिकली उनको भी जो है वो को ऑनर और फिर बोल सकते हैं ट्रस्टीज के रूप में उनको भी वो खुद को माने, और इस तरह से क्या होगा कि दोनों के इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब देखते हैं हमारा फोर्थ है, ये है सोशियो इथिकल अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, इसने रखा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो है के अलावे अभी जो भी अप्रोच थे उसके एक सोशियोलॉजिकल बेस भी होते हैं। ठीक है, जिसमें इथिकल रेमिफिकेशन, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन कैन बी मेंटेन्ड बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट रियलाइज देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब दोनों जो भी एम्प्लॉयर हैं एंड एम्प्लॉय है, दोनों मोरली अगर सोचे कि हाँ जैसे काम करने वाले जो हैं अगर वो ऐसे सोचे कि मेरे काम करने से ही बेसिकली अगर यहाँ पे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी होगी मीन्स जो भी अपने वो काम है जितने वो फिक्स बेटर करेंगे। मीन्स इनपुट अपना किए तो उनको अपना वेज भी मिला, और जो मैनेजमेंट है उनको लगा कि हमने अगर जो इनपुट उन्होंने लगाया जो वे दिए तो उसके बदले में उन्हें आउटपुट मिला, तो मीन्स मॉडल रली अगर सोचा जाए तब। अब डनलप्स सिस्टम थ्योरी में बेसिकली क्या है कि प्रोफेसर जॉन टी डनलप जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को उन्होंने
लेकिन ये रिलेशन सिस्टम 1958 में दिया है, तो इसके में उन्होंने क्या बताया है सो देखते हैं। थ्री सेट ऑफ इंडिपेंडेंट यहाँ पे वेरिएबल उन्होंने बताया है, द एक्टर, कंटेक्स्ट एंड आइडियोलॉजी ऑफ द सिस्टम। मीन्स बेसिकली जो वहाँ पे मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई हो गए, जो भी कंटेक्स्ट में जिसमें अगर डिस्प्यूट हो रही सो हो गई, और जो सिस्टम है उसकी आइडियोलॉजी क्या रही है। ठीक है। डनलप के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिलेशन कंसिस्ट ऑफ थ्री एक्टर्स, इसमें कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड फॉर्मल, ये बेसिकली लेबर्स यूनियन हो गए, एंड गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है। ये जो हमने स्टार्टिंग में जो तीन पार्ट हमने पढ़े थे वो यहाँ से ही आया है, डनलप थ्योरी से ही। अब है हमारा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में केथ डेविस के वर्ड में, ह्यूमन रिलेशंस द इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू अ वर्क सिचुएशन दैट मोटिवेट देम टू वर्क टुगेदर। मीन्स बेसिकली हम बोल सकते हैं एज ए ह्यूमन, यहाँ पे इन्होंने नाम बताया कि ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच के बारे में। ह्यूमन भी क्या है? एक रिसोर्स है। तो ये जो है बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ पीपल जब होगा वर्क सिचुएशन पे, और वो कुछ भी ऐसा है जिससे वो मोटिवेट करे कि वो एक साथ मिलजुल कर काम करे, प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ेगी, और कोऑपरेट होगी, जिससे इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग जो है गोल ऑफ ह्यूमन रिलेशन का क्या क्या है? टू गेट पीपल टू प्रोड्यूस, कॉपरेट थ्रू म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स दोनों के यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट है। ठीक है। जैसे मान लो कि जो जो बिजनेसमैन है, सिंपल सी बात बोले, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको इनकम चाहिए। ठीक है। और जो वर्कफोर्स है, जो यहाँ पे काम करने वाले जो है, जो एम्प्लॉई हैं, उनको भी क्या है कि उनका भी अपना इनकम हो। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है, जो भी रहा हो वो दोनों का डेवलप हो। टू गेन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दियर रिलेशन, उनके साथ जो भी उनके रिलेशनशिप है उसे दोनों वो संतुष्ट रहे। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो कुछ थ्योरी है, पॉलिटिकल एंड अपॉलिटिकल थ्योरी, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो किससे कंसर्न्ड है, पहले उसके बारे में हम देख लेते हैं। मैक्रो सोशल क्वेश्चन सच एज पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्पस ऑफ द सोसाइटी हो गया। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जहाँ पे हम पॉलिटिकली कुछ भी देख सकते हैं वहाँ पे ये टर्म हो गया। जैसे मैक्रो सोशल क्वेश्चन कुछ भी हो गया, जब जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्पस है सोसाइटी का, उसको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, जिसमें क्लासेज, एक्सप्लॉयटेटिव एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चर सिस्टम, प्राइवेट वर्सेज स्टेट ओनरशिप, ये सब बात आने लगी, वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें हो गई। और प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ राइट्स एज इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लासेज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मेजर्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे। ठीक है। अब पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन डेट स्ट्रेटेजिक, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल लेवल ऑफ द फॉर्म और इंडस्ट्री, वहाँ तक ही रहेगी, कुछ भी यहाँ पे पॉलिटिसाइज नहीं होगा। प्रोसीड्यूरल इश्यू जो होते हैं, जैसे एज इवॉल्विंग लॉ और रूल्स टू रेगुलेट वर्किंग क्लास ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्शन एट स्ट्रेटेजिक, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल लेवल, इंडस्ट्री लेवल पे। बेसिकली यहाँ पे जो भी बात होगी पूरे के पूरी वह इंडस्ट्री तक ही रह जाएगी। सिंपल सा कहने का मतलब यही है। अब मिलर एंड फॉर्म्स मॉडल जो है बेसिकली, ये बेसिकली क्या कहता है? थ्योराइज ऑर्गेनाइजेशन विच लेबर एंड मैनेजमेंट बिल्ड दियर इंटरेक्शन, जहाँ पे लेबर एंड मैनेजमेंट जो होते हैं बेसिकली एक इंटरेक्शन फॉर्म करते हैं, जिसका एक कम्प्लेक्स जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिस्टम दोनों हो सकता है। फॉर्मल इंडस्ट्रियल रिलेशन आर परफॉर्म्ड थ्रू कलेक्टिव कमिटी। ठीक है। जैसे यहाँ पे बार्गेनिंग सब कर सकते हैं। लेटेंट एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वो सब लीगल एक्टिविटी विच प्रिवेल्स द पावर स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट एंड लेबर के पावर स्ट्रक्चर को जो है बेसिकली यहाँ पे प्रिवेल करता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्प्लेक्स है, भी जो लाइट कर सकते हैं कल्चरल पैटर्न पे, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हम यहाँ पे
अब हम जानते हैं ट्रेड यूनियंस के बारे में ज़रा। ठीक है, ट्रेड यूनियंस जो है वो बेसिकली डिफाइंड एज ए कंटिन्यूअस एंड वॉलंटरी एसोसिएशन of the salary or wage earners and engage in whatever industry or trade formed for protecting members interest, improving the condition of their working class, ensuring better relation। इन सिंपल से हम बोल सकते हैं ट्रेड यूनियन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है वर्कर्स का जो फॉर्म किया गया है जिसे सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो मेंबर के वो बने रहे। ठीक है, उनके साथ कुछ भी ऐसे एक्सप्लॉयटेशन उनका नहीं हो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या है ट्रेड यूनियन के, उसके बारे में। ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, मीन्स हम यहाँ पे किसी को जोर जबरदस्ती करके जो है कोई भी जो यहाँ पे काम करने वाले हैं उनको हम इसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। एसोसिएशन से जो है वो टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है ये, मीन्स ठीक है। ट्रेड यूनियंस जो है वो टेम्पररी परमानेंट हो सकते हैं। ट्रेड यूनियंस जो है वो बीइंग वॉलंटरी वंस वर्कर हैज चॉइस टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन, मीन्स अगर वो वॉलंटरी मीन्स जब ऐसे जो है वो वॉलंटरी है, इट मीन्स जो है वो यहाँ पे जो भी वर्कर है या उन पे डिपेंड करता है, मीन्स उसके पास चॉइस होती है कि वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस। सेक्शन 2 ZL में जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 डिफाइंस ट्रेड यूनियन। अब यहाँ पे क्या करता है, एज एनी कम्बिनेशन वेदर टेम्पोररी और परमानेंट कम है ये फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग रिलेशन, किसके बीच रिलेशन को रेगुलेट करता है, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में हो गए। अच्छा, यहाँ पे तीन टाइप के मीन्स हो गए, वर्कर्स एम्प्लॉयर्स के बीच में, वर्कर्स वर्कर्स के बीच में, एंड फिर बेसिकली एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में। तो यहाँ पे तीन लेवल पे जो है बेसिकली यह क्या करता है, ट्रेड यूनियन यहाँ पे इनका कम्बिनेशन होता है। हम्म, अब हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे। मर्केंटाइलाइज्ड फेज जो है मीन्स 17 जो बैटर ऑफ प्लासी के बाद से जो है वो 18th सेंचुरी तक बेसिकली हम बोल सकते हैं 1757 से एंड ऑफ 18th सेंचुरी तक। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस फेज ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोफिटेड अनड्यूली बाई एक्सप्लॉइटिंग इंडियन वर्कर्स थ्रू मैनी वे, बहुत सारे तरीके से जो है इन्होंने क्या किया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इंडियन वर्कर्स का एक्सप्लॉइट करते थे बहुत सारे तरीके से। यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, जैसे प्रैक्टिस ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड इन सिंगल, जो है बेसिकली यहाँ पे क्या होता था कि रॉ मटेरियल के लिए जो है वो कंपनी मोनोपोलाइज कर दिया हुआ था आर्टिसियंस को, एंड उस पर क्या करते थे हाई प्राइस जो चार्ज करते थे, और प्राइस ऑफ फिनिश जो प्रोडक्ट मीन सिंपल सी बात है, जैसे समझ लेते हैं हम यहाँ पे इंडिया में रॉ मटेरियल यहाँ पे मिला। ठीक है, अब इन्होंने इसको क्या कर रखा था, मोनोपोलिलाइज कर रखा था कि ये किसी और को मीन्स ब्रिटिशर्स को मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ये किसी और को रॉ मटेरियल नहीं दे सकते थे। अब ये बहुत ही लो वेज पे जो है बेसिकली मीन्स ऐसे हम बोल सकते हैं लो प्राइस पे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदती थी। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे ये ब्रिटेन में लेके जाते थे, यहाँ पे फिर इसकी फैक्ट्रीज में यहाँ पे जो है वो फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता था, और फिर जो है यह वापस फिर इंडिया में आती थी, और इस पे जो है फिर अब यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा लगाए जाते थे। ठीक है, ये सभी होने लगे। एक्सट्रैक्शन मेड बाई कंपनी ऑफिशियल्स मीन्स यहाँ पे जो है यहाँ पे 1757 से 1765 तक मीन्स बैटल प्लासी से बक्सर तक जो है बेसिकली जब वॉर हुआ उस टाइम जो है वो 6 मिलियन पाउंड जो है उन्होंने यहाँ एक्सट्रैक्शन बना लिए अपने। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटल फेज मीन्स 19th सेंचुरी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड जो है वो स्टार्ट हो गए थे। इट्स प्रोस्पेरस इंडस्ट्री नीडेड रॉ मटेरियल, जो यहाँ पे उस टाइम क्या थे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी उनके लिए रॉ मटेरियल ह्यूज अमाउंट में चाहिए थे। तो इस तरह से जो इसके फैक्ट्री थे फिनिश्ड गुड्स फॉर, अच्छा जब पहले क्या हुआ कि फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल जैसे, अच्छा जब फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल से जब वहाँ फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना तो उसके लिए फिर मार्केट की भी इन्हें नीड थी। ठीक है, तो ऐसे में इंडिया जो है इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट प्लस रॉ मटेरियल्स का भी जो एक सेंटर बना। अब यहाँ पे उसके अलावा जो इंडिया में जो बेसिकली फैक्ट्रीज थी वो सभी जो है वो बेसिकली बहुत ही ऑपरेस्ड हो, वो धीरे धीरे वो बंद होने लगे। उसके रीजन क्या क्या थे उसके बारे में, मैसिव डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मेड द इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन मीन्स ये बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड होने लगी। फिर मिलियंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल टाउन बिकम जॉबलेस, जो काम कर रहे थे बेसिकली जो फैक्ट्रीज में, सपोज करते हैं यही जो प्रोडक्ट है जो बन के आया
इंडिया में वो चूँकि लार्ज लेवल पे फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं थी, तो सपोज करते हैं कि अगर वो प्राइस अब उसकी 100 यूनिट होती थी इंडिया में उसको जब बनने के बाद, तो वहाँ से जब वो फिनिश प्रोडक्ट आता था तो इसके जो है वो 50 to 60 पैसे अगर ये होने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या होते थे कि यहाँ पे जब कम दाम में जो है वो यहाँ पे ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट होते थे वो होते थे और इवन बेटर भी होते थे। सिंपल सी बात है, धीरे धीरे लोग इसको अडॉप्ट करने लगे, ये जो फैक्ट्री थी यहाँ की सभी बंद होने लगी। जब वो बंद हो गए तो वहाँ पे जो काम करने वाले थे वो मेनली क्या हो गए, जॉबलेस हो गए और टुक टू एग्रीकल्चर, फिर वो गैर इन सोसाइटी मीन्स एग्रीकल्चर को उन्होंने अपना लिया। दिस मूव इंक्रीज नंबर ऑफ लैंडलेस पीपल एंड इम्पोवरिश्ड एग्रीकल्चर मीन्स लैंडलेस पीपल इससे ज़्यादा हो गए फिर भी। दिस स्टेगनेशन लीड टू इंक्रीज पॉवर्टी, और इसकी वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी बढ़ गई यहाँ पे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने लगे ब्रिटिश, बाद में फिर उसको भी वहाँ से भी उन्होंने देखेंगे बहुत सारे उस पर भी एग्रीकल्चर पर भी टैक्सेस बढ़ा दिए। फिनेंस कैपिटलिज्म लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी मीन्स हम बोल सकते हैं 1890 to 1947 तक, ठीक है। इस फेज में जो है लोन्स वर रेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के ये जो है बेसिकली लोन्स इशू किए जाते थे। मनी वाज सेंट ऑन बिल्डिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द कंडीशन को उन्होंने भी जो है बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन किया। इंडियन बिजनेसमैन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर अवेलिंग लोन्स। बेसिकली लोन्स तो दिए जाते थे इंडियन गवर्नमेंट के नाम पे, बट बेसिकली यहाँ पे क्या होते थे, यहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन और ब्रिटिश बिजनेसमैन में वहाँ पे भी भेदभाव किया जाता था, ठीक है। इंडिजीनियस कैपिटलिस्ट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी वाज इनहिबिटेड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द राजा। मीन्स बेसिकली इंडिजीनियस जो कैपिटलिस्ट जो ग्रोथ था वो बेसिकली यहाँ पे धीरे धीरे हुआ, चूँकि फाइनेंशियल कंट्रोल जो होते थे यहाँ पे क्या होते थे, वो राजा के पास थे। अब समझते हैं कि यहाँ पे ट्रेड यूनियंस क्यों बने। कुछ इवेंट्स थे जो राइज ऑफ ट्रेड यूनियंस इन दिस पीरियड, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड यूनियंस बने। एक्सपोजर टू द आउटसाइड वर्ल्ड मीन्स मैन वेंट टू फाइट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द फॉरेन लैंड। जैसे बताओ कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1914 to 18 तक, तो वहाँ पे इंडियंस को जो है वो दूसरे कंट्री में जाके फाइट करनी पड़ती थी जो भी यहाँ पे थे। तो उसके वजह से इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में ये जो बेसिकली हुआ था, तो वहाँ पे मिलिटेंट लीडरशिप जिस तरह से वहाँ पे रशिया में बन के आया, उस तरह से इंडिया में भी धीरे धीरे वो लीडरशिप की जो मेंटल जब से वो बढ़ने लगी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अब क्या थे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इंटरेस्ट को जो बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अब धीरे धीरे कुछ ऐसे चेंज करने लगे, वो भी कुछ एक्ट लाने लगे। दिस इवेंट लीड टू, इसकी वजह से स्ट्राइक हुए, और फर्स्ट रिकॉर्डेड जो स्ट्राइक इंडिया में हुआ हुआ 1877 में नागपुर इम्प्रेस मिल स्ट्राइक हुआ, ठीक है। और इसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि ट्रेड यूनियन जो यहाँ पे बनने लगे, ठीक है। अब हम ये था प्री इंडिपेंडेंस, अब हम जानते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में। मीन्स अब इसका फर्स्ट फेज हम देखते हैं, मीन्स 1950 से लेकर 1965, ठीक है। इन फेज फर्स्ट इंडियन ट्रेड यूनियंस वर कैरेक्टराइज बाई द फॉलोइंग फीचर्स, उनके कुछ फीचर्स थे जिससे उनको हम कैरेक्टराइज कर सकते थे। अब जानते हैं वो क्या है। यहाँ पे बेसिकली स्टेट न्यू द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स मीन्स, अब लोग जैसे हम बोल सकते हैं, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा कि हमसे हमारे बारे में हमसे हमारे वेलफेयर से जो है ज़्यादा उस टाइम स्टेट में जो गवर्नमेंट थी वो जानती थी, ठीक है। एंड इंटरवेंड टू प्ले अ पैटर्नल रोल, जो भी उनके पैतृक रोल थे उसी को प्ले कर रहे थे। स्टेट प्लुरलिज्म मॉडल वाज फॉलोड। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये इस टाइम आया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये आया, जैसे एम्प्लॉय को जो है एक अपर हैंड मिला। वॉलंटरी अरेंजमेंट्स जैसे कोड ऑफ डिसिप्लिन, इंटर यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट, ये सभी लाए गए जिससे कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट किया जा सके, में जिस तरह से वो बातचीत करके जो भी उनकी इशू है उसको सॉल्व कर सके। वर्कर्स कमेटी 1947, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल 1958, ये सभी यहाँ पे बने। अब फेज टू जो है 1969 से
24 तक चेंज इन वर्कर्स प्रेफरेंस टुवर्ड्स डिफरेंट यूनियन टाइप्स के लिए में हो गया। यहाँ पे मीन्स वर्कर का जो प्रेफरेंस था हुआ यूनियन के लिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनियंस बनने लगे, वो हम देखेंगे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस मीन्स अब एक ही फैक्ट्री में अलग अलग यूनियन भी बनने लगे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। मेड अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस बाई पार्टाइट सिस्टम मीन्स नेशनल अपेक्स बॉडी, यहाँ पे बाई पार्टाइट ट्राईपार्टाइट हम आगे पढ़ेंगे, अभी समझ लेते हैं। दो लोग के बीच में यहाँ पे में डेट होने लगे। 1976 अमेंडमेंट टू नेशनल डिस्प्यूट एक्ट विच गेव यूनियन एंड अपर हैंड। ऐसे पहला जो हुआ इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947 से एक यहाँ पे अपर हैंड मिला था, और यहाँ पे फिर 1976 डिस्प्यूट जो हुआ बेसिकली वहाँ से भी वो एक उसी का एक ये अपग्रेडेड वर्जन था। यूनियंस मूव फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड लॉबिंग राइट्स टू कलेक्टिव बार्गेनिंग इंटरेस्ट मीन्स बेसिकली यहाँ पे जो है यूनियंस जो थे वह सेंट्रल एक ही बॉडी पे जो थे वहाँ पे अपने राइट से जो है बेसिकली जो उनके वहाँ से अपने वो राइट को नहीं, अब वो अपने इंटरेस्ट को जो है वो बेसिकली ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे। पब्लिक सेक्टर यूनियन जो है बेसिकली वहाँ पे लुक्ड टू बी बेटर ऑफ बिकॉज ऑफ नॉन मल्टीप्लिसिटी की वजह से जो वो ज़्यादा बेटर थे। फेज 3 1980 टू 1991 तक बहुत सारे पीएसयू यहाँ पे यूनियन स्ट्राइक, जैसे 1982 बॉम्बे टेक्सटाइल हुआ था, मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे डिमांडिंग की गई, डिसेंट्रलाइज किया गया बार्गेनिंग को जो है बेसिकली उनको हटा दिया गया। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट यूनियंस, फॉल ऑफ रजिस्टर्ड यूनियन, टेक्नोलॉजिकल चेंज यहाँ पे हुआ जिससे वेज एंड प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ी। अटेम्प्ट टू रिमेडी लिमिटेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट में, नेशनल डिस्प्यूट एक्ट में जो भी लिमिटेशन था उनको यहाँ पे दूर किया गया। मोनोपोली ऑफ ट्रेड डोमिनेटेड ओवर द डेमोक्रेटिक राइट्स, मोनोपोली जो था वो ट्रेड का वो डेमोक्रेटिक राइट पे जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर गया। अब फेज 4 में देखते हैं। नाइनटीन 92 से जो है 2000 अनप्रॉफिटेबल पीएसयू सफर्ड मीन्स बहुत सारे जो है वो पीएसयू जो है वो जिसे प्रॉफिट नहीं हुई, ऐसे भी वहाँ पे उस टाइम हुए। गवर्नमेंट फ्रोज द सेंट्रलाइज्ड वेज बार्गेनिंग प्रोसेस को जो है उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो खत्म कर दिया। एंड डिसाइड टू पास द वेज इंक्रीज बर्डन टू इंटरप्राइज। पब्लिक लुक्ड एट यूनियन पे उन्होंने की तरफ ध्यान दिया जहाँ पे डिक्लाइन सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप को जो है वो धीरे धीरे अब खत्म करने लगे। ड्रॉप इन यूनियन मेंबरशिप में कमी आने लगी। लेबर नेशनल लेबर कमीशन जो है वो रिकमेंड किया अम्ब्रेला लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो सभी लॉ बने थे, जितने भी एक्ट थे सभी लाए गए थे। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो है बेसिकली एक्ट बनने लगे। कुछ एक्ट अमेंड किए गए जो वर्कर्स के फेवर में हुए। अब यहाँ पे हम पहला जानते हैं 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट। जो मेजर जो इसके पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे, डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, जो भी इसके की पॉइंट हैं हम उसको फोकस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली इसका कुछ देखते हैं। रजिस्ट्रेशन है सबसे पहले ट्रेड यूनियन का। इन्होंने यहाँ पे बताया कि ट्रेड यूनियंस जो भी है अब जैसे उसको कैसे रजिस्टर्ड हम कर सकते हैं, तो यानी 7 और मोर मेंबर्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन में बाई सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू रूल्स ट्रेड यूनियन इट्स कंप्लियंस। बेसिकली कम 7 या 7 से ज़्यादा ऐसे मेंबर होने चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट 10% और 100 वर्कमैन मीन्स 10% या 100 वर्कमैन, जो भी कम है यहाँ पे मीन्स 10% अगर कम हो या फिर 100 कम है जो भी, तो इंगेज्ड और एम्प्लॉयड जो भी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं जिससे कनेक्टेड है। डेट ऑफ मेकिंग अप्लीकेशन नॉट लेस देन 7%, जब भी हम उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं बेसिकली तो यहाँ पे उस डेट पे 7% से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में। अब यहाँ पे जो है फॉर्म्स जो है वो रजिस्ट्रेशन में उसमें क्या क्या चाहिए होता है बेसिकली, ऐसे तो ये सब ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। नेम्स, क्या ऑक्यूपेशन है, एड्रेस जो है, प्लेस ऑफ वर्क, हेड ऑफिस का एड्रेस, नेम, एज, एड्रेस, ये सभी बेसिकली। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो होती है मेंबरशिप के लिए जो है वो 10% या फिर 100, जो भी कम है उससे कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम उतना वो एक फिक्स मीन्स थ्रेश होल्ड हो गया, उतने नंबर होने ही चाहिए मिनिमम। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, जब अगर हो सकता है मीन्स करा सकते हैं वो अलग है। और यहाँ पे जब वो कब कैसे हो सकता है कि जब वो फ्रॉड या मिस्टेक गलती किसी भी तरीके से जो धोखाधड़ी करके अगर वो उसकी मेंबरशिप लेते हैं तब मीन्स रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो क्रिमिनल कंस्पायरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट्स में हो गए, कोई भी ऑफिस बेरर जो होते हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस में पनिशमेंट के लिए लाइएबल हो गए
सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 120B के अंतर्गत। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफिस पीरियड के लिए क्या है कि अगर 18 ईयर से ऑफिस पीरियड के लिए 18 ईयर्स से कम का अगर एज अटेंड किया हुआ है तो वहाँ से वो बोल सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। एंड नॉट अप्लीकेबल व्हेन 5 ईयर हैज इलैप्स्ड, 5 ईयर जो है वो किसी भी ऐसे केस में जो वो 5 ईयर पास कर हो गए हो तब तो ठीक है, उससे पहले अगर है तो या किसी भी जैसे पनिशमेंट में है तो वो भी वो नहीं हो सकता है। राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ ट्रेड यूनियंस बेसिकली ये सब तो वही है जो हमने देखा। प्रोविजन से टू ट्रेड यूनियन जैसे 20 अभी जो नए वाले हैं 2020 वाले में क्राइटेरिया रजिस्ट्रेशन के लिए भाई 7 और मोर मेंबर्स होने चाहिए बेसिकली। 10% या फिर 100 है बीच, जो भी कम है उससे कम नहीं होने चाहिए। अप्लीकेशन दिया जाता है सेक्शन 1 में, डेट ऑफ अप्लीकेशन से वो 7 डे आफ्टर ऐसे कर सकते हैं। मीन्स रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्कर्स सेल एट ऑल टाइम्स, हमेशा जो है वो 10% से कम जो है वहाँ पे वर्कर्स या फिर 100 जो भी कम है वो एक मिनिमम ऐसे वहाँ पे हमेशा वर्कर्स होने चाहिए। मिनिमम ऑफ 7 इंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप मीन्स एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री जो भी पास है वो वहाँ पे मीन्स यूनियन में होने चाहिए, और 10% और 100 जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में होने चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में है बेसिकली यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग पे है नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो ट्रेड यूनियन लिए इस्टेब्लिश किया गया है, जो पर्पस है वो होना चाहिए। मेंटेन अ लिस्ट ऑफ जो इसके मेंबर है ट्रेड यूनियंस के वो होने चाहिए। एडेक्वेट जो भी फैसिलिटी वहाँ पे वो मिल रही है, जो ऑफिस भी है ये सभी वहाँ पे मेंटेन होने चाहिए, उसमें रजिस्टर्ड होने चाहिए। और एडमिशन ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर्स जो है वो अपने क्राफ्ट कैटेगरी से अलग है, उसके बारे में भी है। पेमेंट जो होता है वो सब्सक्रिप्शन का है, जो बेसिकली वहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड किया जाता है ट्रेड यूनियंस एक्ट में, के थ्रू ही होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा या फिर नहीं उससे कम, ये सब कुछ नहीं। हम्म देखते हैं जैसे क्रिमिनल कंस्पायरेसी इन फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन मींस कोई नो ऑफिस बियर और मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन लाइएबल टू बी पनिशमेंट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट जो इसके मेंबर के बीच में जो पर्पस के लिए होता है, अगर ऐसे हो गए हैं तो वो फिर क्रिमिनल कंस्पायरेसी के थ्रू जो है वो उससे पनिशेबल होगा। इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट्स है वह इन्फोर्सिबल है कैसे, किस रिस्पेक्ट में, उसके बारे में हम देखते हैं। राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, द बुक ऑफ जो अकाउंट वहाँ पे जो बेसिकली जो होते हैं ट्रेड यूनियन एंड द लिस्ट ऑफ इट्स मेंबर देयर ऑफ शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एन ऑफिस बियर और मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एट सच टाइम्स, जब ऐसे क्रिमिनल कंस्पायरेसी कुछ चल रहे हों तो उस टाइम पे जो है वो बेसिकली ऐसे देखा जाता है और उसमें जो कि जो भी रूल्स है उसको फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं है। राइट ऑफ ए माइनस टू मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड यूनियन, जो कोई भी जो है वो 14 ईयर का एज अटेंड कर चुका हो, नॉन हजार्डस इंडस्ट्री में हो, ठीक है, तो एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जो है वो एक मेंबर बन सकता है। ठीक है। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर क्या है कि अगर वो ऑफिस बियर के लिए 18 वर्ष से कम का है, कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट इंडिया में के थ्रू कन्विक्ट है कोई भी ऑफेंस में, या तो मोरल टर्पिट्यूड या फिर कोई भी इम्प्रिजनमेंट में ऐसे हो, जो उसका टाइम है जितना वो अभी पास नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल है डायरेक्टेड एट ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन फॉर बीइंग ऑफिस बियर ट्रेड यूनियन फॉर पीरियड स्पेसिफाइड देयर इन, जितना टाइम दे रखा है यहाँ पे, अगर उससे रीजन में अगर वो उतना पूरा नहीं हुआ है पनिशमेंट का तो उससे पहले है तो वो डिस्क्वालीफाई कर सकते। नो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पर्सन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हो वो इसके नहीं हो सकते हैं।
एडजुडिकेशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट को हम कैसे कर सकते हैं? जब भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो हो सकता है कि एक ट्रेड यूनियन या फिर दूसरे ट्रेड यूनियन के बीच में हो सकता है, ये एक या एक से अधिक वर्कर के बीच में हो सकता है, ठीक है। ट्रेड यूनियन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इन सभी को लेकर हो सकता है। या फिर हो सकते हैं वन और मोर वर्कर के बीच में, हु आर रिफ्यूज्ड एडमिशन एज मेंबर एंड द ट्रेड यूनियन में, अगर जैसे उनकी मेंबरशिप नहीं होती उसके बारे में भी हो सकता है। मीन्स किसी भी डिफरेंट टाइप्स के जो है बेसिकली यहाँ पे हो सकते हैं जिसके बेसिस पे ये डिस्प्यूट अराइज कर सकते हैं। तो नो सिविल कोर्ट अदर देन ट्रिब्यूनल्स, जो ट्रिब्यूनल्स है बेसिकली वही जो है ऐसे डिस्प्यूट को जो है सबसे कोर्ट से पहले जो है वो प्रोसीडिंग मीन्स यहाँ पे सेटल कर। अब ऑफिस वेयर के लिए प्रोपोर्शन यहाँ पे कि नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल, जितने भी यहाँ पे ऑफिस वेयर में है का हाफ जो है उससे कम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे ट्रेड यूनियन में है तो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट में है, वो इसे कनेक्टेड ऑफिस वेयर के फॉर्म में आएंगे। अब डिजॉल्व इसको कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है वो डिजॉल्व हो सकता है। जब डिजॉल्व होता है तो नोटिस ऑफ द डिजोल्यूशन साइंड बाई 7 मेंबर, ये जरूरी है यहाँ पे याद रखना है, 7 मेंबर एंड द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन चल 14 डे तक जो है उसको वो दे देना पड़ता है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड को सेंड की जाती है। द डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियंस हैज बीन रजिस्टर्ड, जब ये डिसोल्यूशन जब रजिस्ट्रार जो इसको स्टार्ट करता है, जब रजिस्टर्ड हो जाती है, रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन डू नॉट प्रोवाइड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, तो इस टाइम जो है वो ऑन डिसोल्यूशन होने पे कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं करता है। द रजिस्टर्ड शैल डिवाइड द फंड अमाउंट द मेंबर्स सच मैनर्स एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, जो उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी वहाँ पे मैनर्स दिए गए हैं उसके बेसिस पे ही जो है बेसिकली फंड्स को जो उनके बीच में जो है वो डिवाइड की जाती है। क्लियर है? अब रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन एट सेंट्रल या स्टेट लेवल पे बेसिकली वही है, स्टेट लेवल की जो अगर कुछ है मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ओपिनियन में नेसेसिटी जब ये पाती है कि ट्रेड यूनियन और फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज टू बी रिकॉग्नाइज एज सेंट्रल ट्रेड यूनियन एट सेंट्रल लेवल पे अगर हो गया, तो जैसे जो भी इसका पर्पस है ये सब एक लार्ज स्केल पे हो गया, या फिर अगर स्टेट पे अगर हो गई तो स्टेट लेवल पे हो गया। अब रिकॉग्निशन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ये इसेंशियल फॉर सर्वाइवल के लिए है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है, मतलब बस है, बट यहाँ पे कंपलसरी नीड है। ट्रेड यूनियन कैन बी क्वालिफाइड यूनियन हो सकता है, यह एक रिप्रेजेंटेटिव होता है यहाँ पे। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो होते हैं वो कैन बी एनी नंबर ऑफ यूनियंस, बहुत सारे उसमें यूनियन हो सकते हैं, बट यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा अगर यूनियन होते हैं तो लार्जेस्ट जो मेंबर होगा उसी को जो है बेसिकली हम रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन बोलते हैं ILO सेशन के अकॉर्डिंग। अब रिकॉग्निशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इन द एब्सेंस ऑफ लॉ, लॉ के एब्सेंस में जो है वो ट्रेड यूनियन को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसके बारे में। तो इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रल लॉ अगर नहीं है तो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड सिमिलर लॉ इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फॉलोइंग कुछ जो है वे है जिसको अडॉप्ट किया गया है, देखते हैं ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। से फर्स्ट है चेक ऑफ। चेक ऑफ प्रोसेस जो है एक सिस्टम है जब एक वर्कर गिव्स राइटिंग टू द मैनेजमेंट थ्रू is a trade union that he is a member of particular trade union and his subscription can be deducted from the wage and paid to the respective trade union। बेसिकली उनके मंथली जो भी वेज मिलते हैं उसमें से वो रिटर्न फॉर्म में बेसिकली एक लेटर देता है कि हाँ मैं एक पर्टिकुलर जो है ये ट्रेड यूनियन का एक मेंबर हूँ और मेरे वेज से जो भी जो वेज मिलते हैं उसमें से एक फिक्स अमाउंट जो है बेसिकली वो डिडक्ट किया जाए और रिस्पेक्टिव जो भी ट्रेड यूनियंस का मैं पार्ट हूँ उसको वो दे दिया जाए। अब दिस सिस्टम जो है एक ओपन बुक सिस्टम होती है यहाँ पे, इसके फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, देखते हैं क्या है। सपोर्ट ऑफ अ फी पेइंग स्टेबल मेंबरशिप रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन यहाँ पे हो गया, मीन्स एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस हो गया। रेगुलर चेक बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन सेटिस्फैक्टरली डिटरमाइन वेदर और नॉट द मेंबरशिप क्लेम्स आर जेन्यून, मीन्स जो वेदर जो क्लेम्स किया जा रहा है कि अब जब वहाँ उसके वेज से अगर जा रहे हैं उनकी वहाँ पे चेक कर रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन का है या नहीं है, तो एक तरह से यहाँ पे मेंबरशिप जो क्लेम है उसकी वो जेन्यून होती है या नहीं ये चेक भी कर सकते हैं। रेगुलर पेइंग मेंबरशिप इंश्योर फिनेंशियल वायबिलिटी ऑफ यूनियन इनेबल्स टू डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली। मीन्स अगर रेगुलर पे हम करते हैं तो ये भी होगा कि जो भी
हम यूनियन के लिए कर रहे हैं तो वो अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे से उसको डिस्चार्ज करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को। रेगुलर पेमेंट ऑफ यूनियन ड्यूज इज इटसेल्फ एन ओपन वोट ऑफ वर्कर इन फेवर ऑफ यूनियन, जिसमें जिसके लिए वो लेटर दिया जिस यूनियन के लिए, तो उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए भी यह ज़रूरी है। अब सेकेंड है टेक ऑफ के बाद सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट मीन्स बेसिकली इंडियन वर्कर नो व्हाट इज गुड फॉर हिम, मीन्स इंडियन वर्कर जानते हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके रैशनल चॉइस हो सकते हैं। द रूल्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग बाय सीक्रेट बैलेट shall ensure that every member of or the delegate case may be has equal rights and reasonable opportunity to cast his vote freely। मीन्स बेसिकली सीक्रेट बैलेट में होगा तो बेसिकली जिसके भी हम फेवर में वोट दे रहे हैं वहाँ पे ट्रेड यूनियंस में, तो एक तरह से डिसीजन मेकिंग है और सभी एक दूसरे के लिए यहाँ पे क्या है वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है सभी के पास कि वह अपने वोट को जो है वह फ्रीली इंजॉय कर सकता है। अब वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप थ्रू लेबर डिपार्टमेंट जो है वो उसको मेंबरशिप को वेरीफाई करती है। कोड ऑफ डिसिप्लिन को यहाँ पे फॉलो करना है। मीन्स जब यूनियंस जो है एक्सेप्ट द वॉलंटरी कोड ऑफ डिसिप्लिन विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द मैनेजमेंट। अब मीन्स अब जो भी कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है वह यूनियंस जो एक्सेप्ट करती है उसको जो है मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज कर देता है। ठीक है। अब रोल ऑफ INO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो रोल है इन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के टर्म में, तो इसमें कुछ खास नहीं है। अब इधर देखते हैं हम वॉलंटरी रिकॉग्निशन एंड स्टेचुरी रिकॉग्निशन के बारे में। मीन्स जो स्वैच्छिक है या फिर जो स्टैचुअरी है उसके बारे में। तो वॉलंटरी रिकॉग्निशन टू बी स्टेटेड और इम्प्लाइड डज नॉट इन्वॉल्व कोई भी लीगल प्रोसीजर इसमें नहीं होता है। स्टैचुअरी में क्या होगा ये, तो जो सभी जो है वो लीगल प्रोसीजर है, लीगल से राइट है। मीन्स यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग ये सभी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी लीगल प्रोसीजर वॉलंटरी रिकॉग्निशन में नहीं होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मीन्स आर्टिकल 19(1)(c) जो है हमें एक फंडामेंटल राइट है टू राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो हमें देता है, इसी के थ्रू जो हम ट्रेड यूनियंस बना पाते हैं। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियन रिवेलरी में हो गया। जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 स्टेट्स दैट 7 और मोर वर्कर्स जो होते हैं वो ट्रेड यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं, जिससे ट्रेड यूनियंस जो है एवरी लेवल पे जो उनकी मल्टीप्लिसिटी वो बढ़ते रहे वो। अनदर रीजन मल्टीप्लिसिटी का है इज एफिलिएशन विथ रिवल पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे माथुर एंड माथुर केस 1957 में हुआ था। तो क्लेफ यूनियनिज्म इज पॉसिबली effervescent industrial laborers and sculptors listening to it to shape have certainly been member of the political party। मीन्स पॉलिटिकल पार्टी के भी थे और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा ट्रेड यूनियंस के भी मेंबर थे। तो इसी को हम बेसिकली बोल सकते हैं मल्टीप्लिसिटी। एवरी यूनियन ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन द वर्कर डेट दियर ट्रू, कोई भी जो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो यूनियन है वो वर्कर को इम्प्रेस इसलिए करता है, उन बताता है कि मैं ही जो हूँ बेसिकली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हूँ तुम्हारा। सिंपल सी बात है ये करने का। ठीक है। और ये इन एंड इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज मेंबरशिप गेन पावर ईच ट्राई टू लीवर द मेंबर्स ऑफ द अदर यूनियन। और जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कि पॉलिटिकल जैसे हम समझते हैं कि एक पार्टी की है दूसरे पार्टी के लोग को जो है वो किसी तरह से लोभ लालच देकर अपने पार्टी में कर लेते हैं। बेसिकली ये तरीका वहीं से है ये। ठीक है। एक दूसरा प्रॉब्लम है और आई आउट ऑफ द मल्टीप्लिसिटी की वजह से दूसरा प्रॉब्लम होता है यूनियंस एट प्लांट लेवल दैट इज द मैनेजमेंट में फेस प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग। मीन्स अब जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे 3 यूनियन है A B C। अब ए वाला जो है सबसे ज़्यादा जो बेसिकली क्या है इसमें लालची लोग हैं, ये दूसरे को लालच देके जो है बेसिकली बी वाले से सी वाले से लेते हैं। तो एक पर्सन जो कभी देख रहे हैं कि जो पर्सन एक्स है वो आज बी में है, एक जो है वो वाई है वो सी में है, बट कल को देख रहे हैं कि एक्स भी जो है ए में है और वाई भी जो है वो भी ए में है। तो इस तरह से बेसिकली क्या हो जाते हैं कि मैनेजमेंट को जो आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कि वो एक्चुअली जो है किस ट्रेड यूनियंस का वो एक मेंबर है। ठीक है। वेरियस फॉर्म ऑफ यूनियन का फॉर्म क्या क्या है, जैसे कंपलसरी यूनियन है, क्लोज्ड शॉप यूनियन बेसिकली यहाँ पे।
ठीक है। क्लोज शॉप यूनियन जो होता है एक फॉर्म ऑफ यूनियन सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसमें एम्प्लॉयर एग्री टू ओनली हायर यूनियन मेंबर को जो है बेसिकली वो हायर करते हैं। ठीक है, इसको हम यूनियन शॉप भी बोलते हैं। ओपन शॉप यूनियन में बेसिकली मेंबरशिप इन अ यूनियन इज नो वे कंपल्सरी और ऑब्लिगेटरी आइदर बिफोर और आफ्टर रिक्रूटमेंट। मीन्स जब रिक्रूटमेंट इनकी हो गई उससे पहले या उसके बाद जो है बेसिकली वह मेंबरशिप जो है वो ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, मीन्स कभी मन आए मेंबरशिप लिए कभी भी छोड़ दिए, ऐसे सो चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स इसमें कभी कोई यूनियन नहीं होते हैं, ये भी होता है। यूनियन शॉप एक एग्रीमेंट मैनेजमेंट के बीच में और जो न्यू रिक्रूट्स होते हैं ज्वाइन करने के लिए कि एक फिक्स पीरियड के लिए आप एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ जो है इन्वॉल्व्स नो कंपल्सन ऑन मेंबरशिप बिफोर एंड आफ्टर रिक्रूटमेंट। कुछ भी अब इस सिचुएशंस में क्या हो जाएगा, कुछ भी जो है इनके फंड जो होते हैं वो यहाँ पे मेंटेन नहीं होंगे। एजेंसीज ऑफ यूनियन मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन यूनियन एंड मैनेजमेंट के बीच में होगा, वेयर अंडर नॉन यूनियन मेंबर्स जो यूनियन में नहीं है हैव टू पे द यूनियन अ सम इक्विवेलेंट टू द मेंबर सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट विद द एम्प्लॉयर। मीन्स अच्छा, अब ये एजेंसी शॉप में बेसिकली क्या हो गया, सपोज करते हैं कि हम किसी यूनियन का पार्ट नहीं है, तो हमें जो भी ट्रेड यूनियन से उसको हमें कुछ जो बेसिकली अमाउंट पे करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन का, जो मेंबर का सब्सक्रिप्शन का है, जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट आगे उसकी चलती रहे। ठीक है, अब सुपर यूनियंस में बेसिकली इमर्जिंग इन ब्रिटेन में ही बेसिकली हुआ कि देयर इज डिक्लाइन इन ओवरऑल यूनियंस मेंबर इन हाई कंसिडरिंग हैंडफुल ऑफ वेरी लार्ज यूनियन। 85% यहाँ पे मेंबरशिप जो है वो केवल 15 यूनियंस में ही है, और यहाँ पे मेंबर जो है सिंपल 1 लाख से ज़्यादा है। मीन्स सुपर यूनियंस में हो गए बेसिकली मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स वो बहुत ज़्यादा होंगे। माफिया यूनियनिज्म जैसे देखते हैं कि माफिया लोग का जो कंसेप्ट चल रहा है, सो यहाँ पे 90 के टिकट्स में बेसिकली ये बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो ऐसे यूनियन भी चलते हैं। माफिया में इमर्जिंग यूनियनिज्म में अगर वो आ गए तो एडॉप्ट माफिया मेथड, जिसके वजह से जो है ड्राइव एंड मनी एक्सटॉर्शन ये सब चीज़ें बढ़ जाएगी, सोशल हार्मोनी नहीं होगी, ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे होने लगेगी। क्राफ्ट यूनियन मीन्स मेंबरशिप ऑफ क्राफ्ट यूनियन इज यूजुअली restricted टू दोज हु हैव completed द रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन फॉर द क्राफ्ट स्किल्स। इसके लिए मीन्स बेसिकली क्राफ्ट यूनियंस हो गए जो बहुत ही स्मॉल स्केल पे जो है ये उसके लिए है ये। ऑक्यूपेशनल यूनियंस मीन्स होल्डिंग ऑफ सर्टेन क्वालिफिकेशन सेम वे जैसे जो क्राफ्ट यूनियन के लिए, बस इसी का एक थोड़ा सा इससे बड़ा पार्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉल वाइट कॉलर एरिया के लिए जैसे टीचर, सिविल सर्वेंट, पुलिस, बैंक, इन सब के लिए हो गए जो ऑक्यूपेशंस में है। सो और प्रोफेशनल यूनियंस में हो गए जैसे जो डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, जो इनका अपना प्रोफेशन है, जैसे कुछ भी आईटी प्रोफेशनल कोई है, तो ये सभी हो गई, इनका एक हायर स्टेटस है। वर्टिकल कॉलम रिक्रूट्स वर्टिकली थ्रू ग्रेड्स, वर्कर्स फ्रॉम द लोवेस्ट शॉप फ्लोर ग्रेड अप टू द मैनेजमेंट आर रिक्रूटेड। मीन सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो लोवेस्ट शॉप फ्लोर के जो बेसिकली जो वर्कर है उनको एक मैनेजमेंट जो है वो रिक्रूट करती है यहाँ पे। द डिफिकल्टी वर्टिकल पोटेंशियल दे कंटेन कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रेड्स, उनके ग्रेड्स के बीच में। अब जैसे सपोज करते हैं हायर ग्रेड्स लोअर ग्रेड्स में जो है खुद ही वहाँ पे अगर वर्कर्स है तो उनके बीच ही खुद यहाँ पे क्या होगी, कन्फ्लिक्ट हो जाती है। ठीक है, रिफॉर्मिस्ट यूनियन जो रिफॉर्म के लिए बेसिकली सो अब देखते हैं रिफॉर्मिस्ट यूनियन आर दोज एम एट प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जो प्रिजर्व करते हैं एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्पिटेटिव प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन, और जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कम्पिटिटिव बेस पे है उसको ये मेंटेन कर सके उसके लिए है। और जो ये जो रिफॉर्मिस्ट जो यूनियंस है दे नाइदर सीक कम्प्रीहेंसिव चेंज नॉट विश टू डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। मीन्स ये जो है बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी कम्प्रीहेंसिव चेंज को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, नहीं चाहते कोई भी कम्प्रीहेंसिव चेंज हो, मीन्स कोई भी लार्ज स्केल पे नहीं चेंज हो, और ना ही जो पहले से इनको जो एक सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो स्टेट का चल रहा है उसमें कोई बदलाव हो, ये वैसे ही चलती रहे। ठीक है, अब हमारा बिजनेस यूनियन। अब सिंपल सी बात है, जैसे बिजनेस पर्पस के लिए हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया जा सके। अब कार्ल कुछ थ्योरीज है ट्रेड यूनियन को लेकर, जैसे कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसके बेसिस पे हम देखते हैं। सिंपल इन्होंने बेसिकली क्या बताया था,
इनका जो है बेसिकली जो बताया है कि सब कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पे मैनेजमेंट की वजह से होती है। कैपिटलिज्म के बारे में उन्होंने बताया कि कैपिटलिज्म से ही जो है वो पूरी की पूरी समस्या जो है वो कैपिटलिज्म की वजह से ही है। एक कैपिटलिज्म इन्होंने बताया कि उसी पे बेसिस पे जो है स्लेब्स होते हैं। अगर कैपिटलिज्म को हम खत्म कर दें तो कभी भी डिस्प्यूट्स होगा ही नहीं एक तरीके से। देखते हैं। देखिए, मार्क्स was opinion that with the emergence of trade union movement, जब ट्रेड यूनियन मूवमेंट का इमरजेंस हुआ था, डीके ऑफ द कैपिटलिज्म वुड बी इनएविटेबल। जब ट्रेड यूनियन अगर बनेगा तो इसका जो कैपिटलिज्म है उसका मतलब खात्मा तो होना ही है, एक तरह से डीके तो होगा ही, एकदम कंपलसरी है, ये होना ही है। द सेंट्रल सिग्निफिकेंस ट्रेड यूनियन कंसिस्टेड जो होते हैं वो देयर पोटेंशियल फॉर द रिवोल्यूशनरी ओवर थ्रो कैपिटलिस्ट सिस्टम को जो है बेसिकली वो यहाँ पे वो क्या बोल सकते जो केपेबल है उसको हटा देंगे। मार्क्स एडवोकेटेड है तो वर्किंग क्लास मस्ट नॉट डाइवर्ट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम। इन हमेशा जो है वो जो भी इनका रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है, लेबर स्ट्रगल, ये सब इनकी चलती रहेगी जिससे कैपिटलिज्म खत्म हो सके।